हेलो दोस्तों, अनटारगेट क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान यानी इंडियन पॉलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका 4-5 वीडियो कंटिन्यू आएगा हमारा, और ये 4-5 वीडियो को अगर आप शुरू से देखते हैं और इसका नोट्स बना लेते हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले एग्जाम में 95% क्वेश्चन जो पॉलिटी से रहेगी वो आपके डिट्टो इसी वीडियो में से क्वेश्चन टकरा जाएगी। और सिलेबस वाइज देखा जाए तो 60% या 65% आपका सिलेबस भी इसको कवर करेगा ये 4-5 वीडियो। इसलिए इम्पोर्टेंट है ये वीडियो आपके लिए। और मेरा तो कोशिश शुरू से ही रहता है कि जो जिसका बेस जीरो है, जिसे कुछ नॉलेज नहीं है, वो मेरे वीडियो से फायदा उठाए। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो पार्ट 1 लाएंगे यानी पहला जो वीडियो लाएंगे उसमें हम लोग जीरो से यानी भारतीय संसद से चालू करेंगे। लोकसभा राज्यसभा के बारे में जानेंगे, कानून क्या है, किस तरह कानून का निर्माण होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए चालू करते हैं हमारा पहला वीडियो। आइए दोस्तों, भारतीय संविधान को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने पहले भी अपने वीडियो में बता रखा है कि मेरी स्टडी या जो मैं क्लास लेता हूँ या मैं जो बताता हूँ वो सिर्फ उन लोगों को फायदा होगा जो ग्रुप डी या दरोगा या स्टेशन मास्टर या कहें तो जीपी ग्रेड पे 1800 से लेकर 4200 की जो तैयारी करते हैं उनको इनसे फायदा होगा। प्लस जिनका बेसिक एकदम जीरो है, क्योंकि मैं अपने वीडियो में जो बताता हूँ पूरा बेसिक से बताता हूँ। जिनको नॉलेज है उनको हो सकता है कुछ पॉइंट मिल जाए मेरे वीडियो से, ठीक है। तो भारतीय संविधान को समझने के लिए हम लोग बेस से चलते हैं। जैसे कहा जाए कि जब भारत गुलाम था तो अंग्रेज शासन कर रहे थे भारत पे, तो भारत पे शासन के लिए अंग्रेज क्या किए, कुछ नियम बनाए, कानून बनेगा तो ही शासन होगा। तो उसके लिए पिट्स इंडिया एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट या भारतीय शासन अधिनियम 58 या 35 ये सब लाए उन्होंने, और उसके बाद भारत को उन्होंने शासन किया। उसी प्रकार जब भारत आजाद हुआ तो अब भारत पे शासन जो भारतीय सरकार करेगी उसके लिए कानून चाहिए। तो कानून कौन बनाएगा, तो कानून हमारे बनाएंगे संसद। अब इसे समझना है कि जैसे समझ लीजिए कि आपके घर में भी अगर आप गार्जियन है तो आपके घर में भी कानून चलता है, परिवार में भी एक कानून चलता है जिसका कानून क्रिएट आप करते हैं, यानी गार्जियन करता है कि किसको कब खाना है, क्या करना है, कब पढ़ना है। उसी प्रकार भारत में शासन चलाने के लिए कानून होगी, जो कानून बनाएगा हमारा संसद। अब भारत में जैसे बोला जाए भारत में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हुए, तो 2800 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर जो कानून क्रिएट किया जाएगा वो हमारी संसद करेगी। इसे समझना है। बस 2 चीज को अगर आप समझ लीजिए तो समझ लीजिए कि बहुत हद तक आप हमारी वीडियो को समझ जाइएगा। पूरे भारत की जब बात होगी तो कानून बनाएगा संसद, और जब एक पार्टिकुलर राज्य की बात होगी तो कानून बनाएगा विधान मंडल। अब ये संसद और विधान मंडल दोनों एक साथ चलेगा। संसद में हेड हो जाएंगे आपको पीएम, प्रधानमंत्री जो हो गए वो शासन करते हैं पूरे भारत पे, और राज्यों में कहा जाए तो चीफ मिनिस्टर शासन करते हैं। तो हर एक राज्यों का भी अपना एक कानून होता है, ये आप जान जाइए। हर एक राज्य का अपना अपना कानून होता है। जैसे जस्ट एग्जांपल अगर ले लीजिए, जैसे बिहार में दारू बंद है, यानी बिहार में अगर आप दारू पीते हुए पकड़ाइएगा तो आपको जेल हो जाएगी। वही अगर आप यूपी चले जाए, बंगाल चले जाए तो वहां ये नहीं है कानून। यानी हर एक राज्य का अपना एक कानून होता है। तो हर एक राज्य स्तर पे जो कानून होगा वो बनाएगा विधान मंडल, उसका अलग कानून होगा। और सेंट्रल लेवल पे जो कानून बनाया जाएगा वो बनाएगा संसद। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, सबसे वीवीआई क्वेश्चन यही हो जाता है कि संसद किनसे मिलकर बनता है। तो संसद बनता है लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। ये 3 से मिलकर बनता है हमारा संसद। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जब मिलते हैं तो संसद हमारा बनता है। सबसे मेन वीवीआई क्वेश्चन यही है, इसको नोट कर लीजिएगा कि हमारा संसद बनता है राष्ट्रपति से, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनता है। उसी प्रकार अगर बोला जाए कि हमारा विधानमंडल किससे बनता है, तो विधानमंडल बनता है विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर। राज्यपाल, जिस प्रकार इधर कानून चलेगा उसी प्रकार इधर ही क्रिएट होगा, दोनों इक्वल होगा। हम इक्वल भी कर करके आपको दिखलाते चले जाएंगे। तो सबसे मेन, अब जैसे कानून कैसे बनता है, तो कानून कोई भी प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया जाता है या राज्यसभा में पेश कर सकते हैं, दोनों में से आप किसी में पेश कर सकते हैं। जब यहाँ अगर पहले हम मान लेते हैं लोकसभा में पेश किए और लोकसभा में वो पास हो गया तो वो आएगा राज्यसभा में, फिर राज्यसभा में अगर पास हो जाता है तो राष्ट्रपति पास जाएगा सिग्नेचर होने के लिए, और राष्ट्रपति जब वो सिग्नेचर कर देते हैं तो कानून बन जाता है। और इसके द्वारा जो कानून बनाया जाएगा वो पूरे भारत पे लागू होगा। उसी प्रकार
विधानमंडल में भी आइए, अगर राज्य लेवल पे जैसे बिहार के लेवल पे कोई कानून बनाना है तो विधानसभा में पेश किया जाए, पहले किया जाता है, या विधान परिषद में, दोनों में से किसी में भी आप पेश कर सकते हैं। पहले तो विधानसभा में पेश किए, यहाँ पास हुआ तो विधान परिषद में आएगा, फिर यहाँ पास हुआ तो राज्यपाल पास सिग्नेचर होने जाएगा। राज्यपाल अगर उस पर सिग्नेचर कर दिए तो वो राज्य के लिए कानून बन गया। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि विधान परिषद 7 राज्यों में है, सिर्फ 7 राज्यों में विधान परिषद है। बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, आपको कर्नाटक में है। तो इसको याद करने का एक सिंपल से है, जैसे एक लाइन उत्तर अंधा महाकाना बहरा जम्मू कश्मीर। देखिए, उत्तर अंधा और महाकाना बहरा जम्मू कश्मीर, एक लाइन को याद कर लीजिएगा। उत्तर से हो गया उत्तर प्रदेश, आंध्रा से हो गया आंध्र प्रदेश, महा से हो गया महाराष्ट्र, काना से हो गया कर्नाटका, बहरा से हो गया बिहार, और जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर। इन राज्यों में क्या था, आपको विधान परिषद की व्यवस्था थी। ठीक है, तो जब हम पढ़ाई करते थे तो उस समय आपको आंध्र प्रदेश था, तेलंगाना नहीं बना हुआ था। ठीक, तो अब इसमें आंध्र प्रदेश जब आएगा तो एक ऐड कर लेना है, या तेलंगाना को, इसको याद रखिएगा। ये इसी को याद रखिएगा। इन जगह पे क्या है, अभी विधान परिषद है, बाकी राज्यों में नहीं है। तो जहां विधान परिषद नहीं है उनके लिए जो विधान मंडल का निर्माण होगा वो विधानसभा और राज्यपाल से ही मिलकर होगा। ठीक है, इसको मिटा दे रहा है। अब आते हैं, तो ये तो हमने समझ गया कि कानून किस तरह बनता है, पहले लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, या राज्यसभा में फिर लोकसभा में, उसके बाद राष्ट्रपति पास उसका सिग्नेचर हो जाएगा तो हो जाएगा। अब याद रखिएगा, जिस प्रकार लोकसभा, तो लोकसभा को हम लोग कहते हैं निम्न सदन। दूसरा बीबीआई क्वेश्चन कि हमारा निम्न सदन कौन है, तो हमारा निम्न सदन है लोकसभा। या तो प्रथम सदन कहेंगे या तो निम्न सदन कहेंगे। उसी प्रकार विधानमंडल में पूछा जाएगा, जैसे संसद में पूछा जाएगा कि संसद का निम्न सदन कौन होता है, तो संसद का निम्न सदन होता है आपको लोकसभा, और उच्च सदन होता है राज्यसभा। उसी प्रकार विधानमंडल में पूछा जाएगा निम्न सदन कौन है, तो वह विधानसभा, उच्च सदन कौन है, तो विधान परिषद। अब इसे याद रखने के लिए उच्च सदन, तो उच्च सदन को याद रखिएगा कि ये कभी भंग नहीं होता है, यानी राज्यसभा कभी भंग नहीं होगी। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, राज्यसभा का कार्यकाल 5 साल का नहीं होता, ये कभी भंग नहीं होता, ये कंटिन्यू चलता रहता है। इसके मेंबर किस तरह चुने जाते हैं वो हम बता देंगे। फिर उसी प्रकार सेम है, ये 5 साल के लिए विधानसभा का चुनाव होता है। जो हम लोग एमएलए लोग जो होते हैं, इसमें जो चुने जाते हैं एमएलए, इसका भी पहले फुल फॉर्म पूछता था कि एमएलए दे देता तो फुल फॉर्म क्या है। एमएलए का फुल फॉर्म हो जाएगा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें लोकसभा या राज्यसभा से जो चुने जाएंगे वो कहलाएंगे एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो कहलाएंगे एमपी। या इससे जो चुने जाएंगे, ये इससे तो एमएलसी कहलाते हैं, ये इससे जो चुने जाते हैं एमएलसी कहलाते हैं, इससे चुने जाते हैं वो एमएलए कहलाते हैं, जिसे हम लोग विधायक जी कहते हैं, और इनसे जो चुने जाते हैं एमपी कहलाते हैं, जिन्हें हम लोग सांसद कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया कि ये हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि संसद का निम्न सदन कौन है, तो निम्न सदन लोकसभा होता है, उच्च सदन राज्यसभा होता है, जो कभी भंग नहीं होता है। अब आज जो संविधान जब निर्माण किया गया था तो उस समय लोकसभा में सीटों की संख्या 500 थी, जिसे बढ़ाकर अब कर दिया गया है 552, लेकिन वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या 545 है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो जैसे अभी जो है 245 सीट है लोकसभा में, तो 245 सीट में 230 सीट, सॉरी 530, 245 सीट हो जाएगा, गलती लिखा हुआ है यहाँ पे हो जाएगा। अभी सीटों की संख्या है 545, 545 में से 530 सीट, ठीक है ना, वो राज्यों से चुना जाता है। 13 सीट केंद्र शासित प्रदेशों से चुना जाता है। केंद्र शासित प्रदेश जो आप जान रहे हैं, चंडीगढ़, दिल्ली, आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, उसमें 13। तो अभी जैसे जम्मू कश्मीर बना है तो हो सकता है कुछ इसमें चेंजिंग आएगा, इसे देख लेना है। फिर आपको अब समझना है कि 2 सीट का सिलेक्शन कहां से होता है, इसे समझना है। 2 सीट राष्ट्रपति इसमें लोकसभा में मनोनीत करते हैं। कहा जाए कि राष्ट्रपति, दूसरा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बनेगा फिर आपका, कि लोकसभा में कितनी सीटों पे राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, तो 2। आंग्ल भारतीय समुदाय से होता है क्या कि राष्ट्रपति को जब लगता है कि लोकसभा में जो 545 सीट में जो चुनाव हुआ, जो हम लोग लोकसभा में लाइन लगकर जो
संसद को चुनते हैं, वही उस चुनाव का ही बात कर रहा है कि जब राष्ट्रपति को लगेगा कि कुछ सीट आंग्ल भारतीय समुदाय से इसमें नहीं है, कम है या ना के बराबर है, तो वो क्या करेगा, 2 व्यक्ति को आंग्ल भारतीय समुदाय से ही सिर्फ वो क्या करेगा, मनोनीत करेंगे इसमें लोकसभा में। ठीक है, अब आते हैं इस जो 552 सीट है उसमें से कितना सीट आरक्षित है एससी के लिए, एसटी के लिए। तो एससी के लिए 84 सीट और एसटी के लिए 47 सीट इसमें आरक्षित रखा गया है। तो कहने का अर्थ है क्या कि हम जब अपना थे तो हम एक माइंड में बैठाए रखे थे, जैसे 47 तो AK-47 से तो चौड़ा के ले गया AK-47। SC ST जो है वो AK-47 चौड़ा के लेके चले गए, तो चौड़ा के लेके गए थे 84 और AK-47 47। इससे मेरे माइंड में हमेशा ये बैठा रहता था कि लोग देखिए कोई भी चीज को इसी तरह बैठा के ही रखिए, तो एग्जाम में आपको वो 100% श्योर आंसर देगा, अदरवाइज नहीं तो आप माइंड से निकल जाता है। तो आते हैं इसके उत्तर पे। तो SC ST के लिए कितनी सीट है, 84 सीट है और 47 सीट है। अब आते हैं कि लोकसभा में जो 552 सीट है पूरे भारत से, लोकसभा में 552 सीट है, तो किस राज्य से कितना प्रतिनिधित्व उसमें होता है, तो जनसंख्या के आधार पर इसे फिक्स किया गया है। तो हमें याद किसे रखना है, तो याद रखना है सबसे पहले कि सबसे ज्यादा किसका है, तो सबसे ज्यादा है यूपी का। तो यूपी से 80 सीट इसमें रखा गया है, यानी 80 मेंबर जो है यूपी से चुन के आते हैं। फिर दूसरे पोजीशन पे है महाराष्ट्र से 48 सीट है, यानी 48 मेंबर लोकसभा में महाराष्ट्र से आते हैं। चूंकि मैं बिहार से रहता हूं इसलिए 40 बिहार का याद रखता हूं। दिल्ली इंपॉर्टेंट है चूंकि राजधानी है, इसलिए दिल्ली का भी आप याद रखिए। आप जिस राज्य के हैं या जिस राज्य का एग्जाम देने जा रहे हैं उस राज्य का आप फिर अपना याद रख लीजिए, इसी में से पूछेगा अगर पूछता है तो। अब आते हैं, ये तो हम लोग ने समझ लिया कि लोकसभा क्या है। तो लोकसभा समझ में अब लोकसभा के मेंबर का किस तरह सिलेक्शन होगा। तो लोकसभा में 5 साल के लिए चुनाव होता है, जो MP का चुनाव होता है उसमें मत जो देने का अधिकार है वो 18 वर्ष के लड़के, यानी जिसे वयस्क मताधिकार कहा जाता है। 18 वर्ष के लड़कों को भारत में वयस्क माना गया है और यही मताधिकार कर सकते हैं। दूसरा की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है कि लोकसभा में जो इलेक्शन लड़ने के लिए उम्मीदवारों की उम्र क्या होती है, मिनिमम उम्र, तो वो उम्र होती है 25 वर्ष। ठीक है, यानी आपको मिनिमम 25 वर्ष का होना होगा तो आप इसमें उठ सकते हैं या लड़ सकते हैं। और उसके अलावा है क्या कि आप माइंड से भी ठीक हो। बात क्या होता है, जब मेंबर चुन के आ गए तो मेंबर चुन के आ गए तो उस मेंबर में से जितने लोग चुने हैं उनमें से एक प्रो टर्म स्पीकर बनाया जाता है। प्रो टर्म स्पीकर क्या है, क्वेश्चन आ जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर का क्या काम है, जितने लोग चुन के आए उसमें से एक बनेंगे प्रोटेम स्पीकर, जो सभी लोगों को मेंबर यानी MP, जो आप सांसद बन गए तो सांसद का शपथ दिलाएंगे, वही कहलाते हैं प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, ये पूछता है। फिर प्रोटेम स्पीकर बनने के बाद सभी लोग शपथ ले लिए, उसके बाद अब लोकसभा सुचारू रूप से चले, इसके लिए क्या करते हैं, वो लोग अपने में से एक अध्यक्ष चुनते हैं जिसे स्पीकर कहा जाता है। एक अध्यक्ष चुना जाता है और एक उपाध्यक्ष चुना जाता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि अध्यक्ष यानी लोकसभा अध्यक्ष की मैं बात कर रहा हूँ। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देंगे और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देंगे, वही लोग आपस में देते रहते हैं। फिर लोकसभा स्पीकर जो है ये शपथ नहीं लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो प्रोटेम स्पीकर बने इन्होंने सांसद की शपथ दिलाई थी, वही शपथ इनके लिए काफी है, ये दोबारा स्पीकर का शपथ नहीं लेते हैं। अब इन्हें हटाने का कभी कभी पूछता है कि लोकसभा अध्यक्ष को किस प्रकार हटाया जा सकता है। तो लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का रूल है 14 दिन पहले उनको सूचना देनी होगी और जितने मेंबर हैं उनके द्वारा वोटिंग होने पर ही उन्हें हटाया जा सकता है, यानी सर्वसम्मति से स्पीकर को उनके पद से हटाया जा सकता है। अब आइए कि स्पीकर का काम क्या है। तो पहला कि लोकसभा जो ये लोकसभा है वो लोकसभा सुचारू रूप से चले, ये इनका इंपॉर्टेंट काम है। प्लस 1/10 कोरम, उसमें क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा कि लोकसभा या कोई भी कहा जाए, राज्यसभा कहा जाए, विधानसभा कहा जाए या विधान परिषद कहा जाए, 1/10 सदस्य होने चाहिए। मतलब जो सदस्य हैं जितने चुने गए हैं उनमें से 1/10 सदस्य जब उपस्थित होंगे उस दिन लोकसभा में तो ही लोकसभा सुचारू रूप से चलेगी। तो ये देखते हैं कि 1/10 है कि नहीं। क्वेश्चन यही आता है कितने सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है, 1/10। और प्लस लोकसभा में विपक्ष दल का नेता, जैसे अभी कांग्रेस है, विपक्ष पार्टी, नेता नहीं विपक्ष पार्टी, विपक्ष पार्टी बनने के लिए भी 1/10 उनको सीट आनी चाहिए। तो ये बात 2 याद रखिएगा।
अब मेन इंपॉर्टेंट क्या बात है कि स्पीकर का मेन रोल क्या है, जो पूछता है क्वेश्चन है उससे, तो रोल तो इनका बहुत सारा है, हम जिक्र सिर्फ उसी चीज का कर रहे हैं जो एग्जाम में पूछता है। तो आइए, इसका स्पीकर का मेन रोल है धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका डिसीजन करेंगे स्पीकर महोदय करेंगे। अब आइए कि धन विधेयक क्या है इसे समझिए। तो हम लोग जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे एक अनुच्छेद, आपको अनुच्छेद 110 को, अनुच्छेद 117 को, ये हो गया वित्त विधेयक, ये हो गया धन विधेयक, ठीक है। तो इसको हम जो याद रखे थे तो 1 रुपए 10 पैसा, जब भी हम धन विधेयक की बात आती थी तो मेरे माइंड में दो ही चीज, क्योंकि पैसा से रिलेटेड पूरे अनुच्छेद में हम दो ही याद रखे थे, 1 रुपया 10 पैसा और 1 रुपया 17 पैसा। तो 1 रुपया 10 पैसा जो था वो धन विधेयक था और 1 रुपया 17 पैसा जो था वित्त विधेयक था। धन विधेयक क्या है, तो धन विधेयक एक सिंपल सा समझिए कि जो पैसा आएगा भारत सरकार के पास, तो वो पैसे की जिक्र जो बिल में की जाएगी वो धन विधेयक कहलाएगा, ठीक है। और वित्त विधेयक क्या हो गया कि जैसे आगामी जो हम खर्च करेंगे, जो बजट जो पेश किया जाता है सरकार द्वारा, आगामी खर्च का ब्यौरा जो होता है लेखो, वो कहलाता है वित्त विधेयक। या कहा जाए टैक्स लगाना, टैक्स भी लगाना, ये वित्त विधेयक में आता है। तो वित्त विधेयक, तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं उसका डिसीजन कौन करेगा, स्पीकर करेगा। यही इसका मेन रोल है कि क्वेश्चन जो डिट्टो एकदम टारगेट से पूछेगा कि धन विधेयक है या नहीं, इसका डिसीजन कौन करता है। ऑप्शन में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष भी रहेगा, तो हम लोग कहेंगे लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। इसमें एक और बात है कि धन विधेयक किसके परमिशन के बाद लोकसभा में पेश किया जाएगा, तो इसके लिए राष्ट्रपति की परमिशन, यानी कोई भी धन विधेयक सरकार ही पेश करेगी। तो सरकार धन विधेयक पेश करने से पहले राष्ट्रपति से पूछती है क्या हम इसे पेश करें। राष्ट्रपति का जब अनुमोदन मिल जाता है तब ये पेश करती है लोकसभा में। तो स्पीकर सुनने के बाद ये डिसीजन लेते हैं कि हाँ यह धन विधेयक है। धन विधेयक की एक और खूबी है जो इस एक्चुअली जब अनुच्छेद में हम लोग 110 117 पढ़ेंगे तो यहाँ धन विधेयक और डिटेल में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तत्काल हम समझ गए। डिटो जैसे संसद हो गया, संसद का लोकसभा सेम वही कार्य करता है विधानसभा। अब हम लोग आते हैं विधानसभा के तरफ पे, उसके बाद राज्यसभा को समझने का कोशिश करेंगे, क्योंकि राज्यसभा के जो सदस्यों का चुनाव होता है वो विधानसभा के मेंबर करते हैं, इसलिए आते हैं विधानसभा पे। सेम है बिहार में, जैसे हम बिहार के एंगल से बोलते हैं, आप अगर यूपी के तो यूपी समझिए, महाराष्ट्र के तो महाराष्ट्र समझिए। जैसे बिहार के एंगल से हम बात करते हैं तो बिहार में कानून बनेगा, तो कानून कौन बनाएगा, विधान मंडल बनाएगा। विधान मंडल के लिए विधानसभा जो निम्न सदन है वो उच्च सदन, ये निम्न सदन है, फिर ये उच्च सदन है। निम्न सदन, इसमें भी 5 साल के लिए चुनाव होगा, ठीक। इसमें चुनाव नहीं होता, ये भी भंग नहीं होता, जिस प्रकार ये भंग नहीं होता उसी प्रकार ये भी भंग नहीं होता, निरंतर चलता रहता है। अब विधानसभा की खूबी क्या है कि 5 साल के लिए चुनाव होता है। जो हम लोग एमएलए साहब को या विधायक साहब को चुनने जाते हैं, चुने, उनका भी उम्र 25 साल होना चाहिए, जिस प्रकार इनका उम्र 25 साल है लोकसभा के लिए, तो विधानसभा के लिए उम्र 25 साल होना चाहिए। बिहार में आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य का आप पूरा डाटा देख लीजिएगा। जैसे बिहार में 243 सीट है, ठीक है, और सबसे ज्यादा किसमें है, तो यूपी में। जैसे लोकसभा में सबसे ज्यादा सीट यूपी रखे हुए था, उसी तरह राज्यों में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा है उसमें सबसे ज्यादा सीट है, इसलिए ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। यूपी का, दिल्ली चूंकि राजधानी है इसलिए दिल्ली का भी जानिए 70 सीट है, और पुदुचेरी इसमें भी 30 सीट है। ये दोनों का खूबी क्या है, ये राज्य नहीं है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद भी इनमें विधान सभाएं हैं। अब हम लोग आगे आते हैं, तो विधानसभा को हम लोग जान लिए, विधानसभा का क्या काम है इसको हम लोग सीख गए। अब आते हैं राज्यसभा। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, तो फिर कैसा होता है, क्या निरंतर चलता रहता है। इसका होता है राज्यसभा का राज्यसभा के 1/3 सीट, 1/3 यानी 1/3 सीट हर एक 2 वर्ष में त्याग पत्र देते, मतलब उनका टर्म पूरा हो जाता है। हर एक 2 वर्ष में 1/3 सीट पर चुनाव होता है, ठीक है। इस तरह करते हुए ये चलता रहता है, यानी 6 वर्ष में इसका ऑटोमेटिक 100% चेंजिंग हो जाती है। तो हर एक इंपॉर्टेंट इसमें से यही बात आता है कि 1/3 सदस्यों का चुनाव हर एक 2 वर्ष में होता है, ठीक। इसमें आपको संविधान में 250 सीटों की व्यवस्था रखी गई है, तत्काल अभी 245 सीट है इसमें, ठीक है। 12 सदस्य इसमें मनोनीत किए जाते हैं, जिस प्रकार इसमें राष्ट्रपति 2 को मनोनीत करते हैं आंग्ल भारतीय समुदाय से, उस तरह अगर राष्ट्रपति क्या करते हैं,
राज्यसभा में 12 सदस्यों को कला, साहित्य या विज्ञान के क्षेत्र में क्या करते हैं, इसमें मनोनीत करते हैं। फिर आइए, राज्यसभा में सबसे ज्यादा सीट किस राज्यों से आती है, तो यूपी से 31 सीट सबसे ज्यादा सीट है यूपी का, उसमें ज्यादा जनसंख्या है। यूपी का 31 सीट है, इसलिए हमें याद रखना है। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र, इसलिए याद रखना है। बिहार से हम बिलोंग करते हैं तो इसलिए 16 याद रखें, चूंकि बंगाल का भी 16 है तो 16 ही याद रखें। दिल्ली, एक नॉर्थ ईस्ट का जान लीजिए 7, ठीक है। तो जिस प्रकार इसमें हो गया, अच्छा अब ये हो गया क्या कि इसका चुनाव किस प्रकार होता है। इसमें तो होता है कि हम लोग जाके वोट करते हैं तो चुनाव होता है, इसमें वोट कौन करता है, तो इसमें वोट करता है विधानसभा। यानी हर एक राज्यों का अपना जो से 250 सीट है ना, तो 250 सीट के लिए क्या किया गया, फिक्स कर दिया गया है कि इस राज्य से इतना सीट, इस राज्य से उतना सीट। उसी प्रकार जैसे यूपी से 31 सीट इसमें आएगा राज्यसभा में। बिहार से आपको 16 सीटें आएंगे, बिहार से, बंगाल से 16 सीटें आएंगी। इस तरह करके भारत के हर एक राज्यों से फिक्स कर दिया गया, इस राज्य से इतना सीट, इस राज्य से टोटल 250 सीट पुराया जाता है। तो अब ये सीट में सदस्य आते किस प्रकार हैं, तो उस राज्य के, जैसे मान लीजिए बिहार अपना 16 सीट फुलफिल करेगा, तो बिहार का जो विधानसभा है वो विधानसभा में सदस्य क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं। अब वोटिंग करके उसे फुलफिल करते हैं। यानी राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव पता चल गया किस प्रकार होता है। अब आते हैं लोकसभा में। जिस प्रकार लोकसभा में सुचारू रूप से लोकसभा को चलाने के लिए एक स्पीकर का निर्माण किया जाता है पद का, उसी प्रकार यहाँ पर सुचारू रूप से चलाने के लिए स्पीकर नहीं या अध्यक्ष नहीं, उपराष्ट्रपति होते हैं, जो पादेन अध्यक्ष होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि राज्यसभा के पादन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो राज्यसभा के पादन अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति। यानी इसमें अध्यक्ष के लिए, राज्यसभा को चलाने के लिए अध्यक्ष के लिए चुनाव नहीं होता है। जो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे वो स्वतः यहाँ के अध्यक्ष कहलाएंगे। और एक बार और जान जाइए कि जैसे उपराष्ट्रपति को जो पेमेंट मिलता है, महीना मिलता है, वो उपराष्ट्रपति है इसलिए नहीं मिलता है, बल्कि उन्हें इसलिए पेमेंट दिया जाता है कि वो राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, यानी राज्यसभा को सुचारू रूप से चलाते हैं, तो अध्यक्ष के कारण उन्हें पेमेंट मिलता है। तो एक राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, अध्यक्ष। एक इनके हेल्प के लिए जो सदस्य चुने गए हैं, उन्हीं सदस्यों में से एक को उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव इन्हीं सदस्यों में से आपस में सदस्य सब मिलकर एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। तो इसका इम्पोर्टेंट आपको हमने बता ही दिया कि राज्यसभा का पादेन अध्यक्ष कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होते हैं, VVI है। फिर है कि सबसे पहले, यानी पहले जो सबसे पहले राज्यपाल उपराष्ट्रपति रहे होंगे वही उसके पहले अध्यक्ष भी होंगे। पहला जो राज्यसभा चली थी आपको 3 अप्रैल को इसका गठन हुआ था, और 13 मई को इसकी पहली बैठक हुई थी। 3 अप्रैल और 13 मई याद रखिए। तो पहला जो पूछ देगा कि पहले अध्यक्ष कौन थे राज्यसभा के, तो वो थे पहले उपराष्ट्रपति यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब पहले उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे, कृष्णमूर्ति। कृष्णन से ही याद रखिएगा, कृष्णमूर्ति लिखित है। अब आइए समझने का कि इस राज्यसभा का इम्पोर्टेंस क्या है। तो राज्यसभा को उससे तो सबसे ज्यादा जान लीजिए कि लोकसभा को पावर दिया गया, बहुत पावर है लोकसभा को, ठीक है, वो आप देख भी रहे होंगे। राज्यसभा को क्या पावर, तो राज्यसभा को 2 ऐसे पावर दिए गए हैं जो लोकसभा को भी प्राप्त नहीं है। वो क्या है अब समझिए। जैसे कानून जो हम बोले, जैसे भारत में शासन करने के लिए संसद कानून बनाएगी, तो भारत में जितने विषय हैं उसे 3 भागों में बांटा गया है। एक भाग हो जाएगा आपको संघ सूची, एक हो जाएगा राज्य सूची, एक हो जाएगा समवर्ती सूची। यानी भारत में जितने विषय हैं उससे विषय को 3 भागों में बांट दिया गया कानून बनाने के लिए। एक कहलाया संघ सूची, एक कहलाया राज्य सूची, एक कहलाया समवर्ती सूची। तो इसे आप हमारा जो वीडियो है अनुसूची का, उसमें देखिएगा तो वहां ज्यादा डिटेल में बताया गया है, तो वहां समझ में आ जाएगा और अच्छा से। लेकिन यहाँ पे भी हम बताते हैं संघ सूची में कुछ विषय ऐसे विषय रखे गए हैं जिसपे संघ सूची पे कानून कौन बनाएगा, संघ सूची पे कानून बनाएगा हमारा संसद, ठीक है। राज्य सूची में कानून कौन बनाएगा, हमारा विधानमंडल, यानी राज्य का विषय है, हर एक राज्य का विधानमंडल कानून बनाएगा।
और समवर्ती सूची का पे कानून कौन बनाएगा? तो दोनों मिलकर बनाएगा, संसद और विधानमंडल दोनों मिलकर समवर्ती सूची पे कानून बनाएंगे। लेकिन अगर दोनों के कानून में विरोधाभास रहा, यानी थोड़ा अंतर रहा, तो माना जाएगा संसद का कानून, इसका कानून फिर नहीं माना जाएगा, या तो दोनों को मिलकर बनाना होगा। अब आते हैं संघ सूची में कौन से विषय हैं भाई रखा गया। तो भारत जैसे विदेश से व्यापार करता है, तो विदेश से रिलेटेड कोई भी कानून बनेगा तो वो बनाएगा भारत, यानी हमारा संसद बनाएंगे, हमारे पीएम देखेंगे उसको, लोकसभा राज्यसभा मिलकर बनाएगा। फिर हमारा सुरक्षा, रक्षा या युद्ध, आक्रमण या वित्त से रिलेटेड, रेलवे, डाक, तार, इस सब से रिलेटेड जितना है सब पे कानून बनाएगा हमारा संसद बनाएगा, लोकसभा। फिर विधानमंडल किस पे कानून बनाएगा? तो राज्यों के, जैसे मैंने पहले बताया था दारू बैंड है, तो राज्य में पुलिस, कारागार, ये सब पे जो, या स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, जो चुंगी उंगी है, इस सब से रिलेटेड कोई कानून बनाएगा तो वो बनाएगा विधानमंडल। और समवर्ती सूची पे कानून कौन बनाएगा? समवर्ती सूची में कानून दोनों मिलकर बनाएंगे। तो समवर्ती सूची में कौन सा आ जाएगा? जैसे अखबार आ जाएगा, पेपर आ जाएगा, वन आ जाएगा, ये सब आ जाएगा, समवर्ती सूची में आ जाएगा। ठीक है, तो हम कहाँ थे? हाँ, तो बता रहे थे कि संसद बनाएगा संघ सूची पे कानून। मिटा दे रहे हैं, अब आते हैं राज्यसभा। राज्यसभा को क्या इंपॉर्टेंट जो बात कर रहे थे कि राज्यसभा को क्या ऐसे अधिकार दिए गए हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है। तो पहला अधिकार, राज्य के विषय पे, जैसा हमने बताया था कि राज्य के विषय पे कानून राज्य सरकार बनाएगी, यानी राज्य विषय पे कानून कौन बनाएगा? राज्य सूची में कानून बनाएगा राज्य सरकार। तो राज्य सरकार राज्य सूची में कानून बनाएगी, लोकसभा नहीं बना सकती है। लेकिन यहीं पे एक अधिकार दिया गया है राज्यसभा को। राज्यसभा अगर 2/3 बहुमत से अगर विधेयक पारित कर दे, तो राज्य के विषय में, जैसे अभी बंगाल समझ लिया, बंगाल के पुलिस से रिलेटेड है कि बंगाल में अभी पुलिस का जो शासन है, वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी देख रही है। अब अगर लगे कि राज्यसभा को केंद्र बोल रहा है बार बार, लेकिन वहां की पुलिस नहीं मान रही है मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री का अधीन है। अब लेकिन राज्यसभा को लगे कि नहीं वहां गलत हो रहा है, तो राज्यसभा 2/3 बहुमत से एक विधेयक पारित कर देगी कि आप कानून बनाइए राज्य पे रिलेटेड। तो लोकसभा तुरंत कानून बनाएगी जो 1 साल के लिए, 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। और ये 1-1 वर्ष करते हुए बढ़ाते भी जा सकते हैं, लेकिन 1 वर्ष के लिए मान्य होगा, कानून बनाएगी। और जैसे बंगाल के लिए तुरंत वो कानून बना देगी जो 1 वर्ष के लिए वैलिड होगा। तो अब समझ गए कितना इंपॉर्टेंट रखता है राज्यसभा। राज्य सूची का कोई भी विषय के लिए कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है, लेकिन अगर राज्यसभा चाहे तो 2/3 बहुमत से विधेयक पारित करके लोकसभा को यह अधिकार दे सकता है। एक सबसे बड़ा अधिकार राज्यसभा का आपको पता चला। दूसरा, राज्य विषय पर कानून बनाना। दूसरा, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, यानी जो हमारा अनुच्छेद 212 और 215 है, उसको अनुच्छेद में देख लेंगे। उस अखिल भारतीय सूची जो यूपीएससी का है, अखिल भारतीय सेवा है, एक्चुअली अखिल भारतीय सेवा आईएएस या आईपीएस जो होते हैं, आईएफएस जो होते हैं, इस पे जो सिलेक्शन के लिए, सृजन के लिए जो कानून बनाएंगे वो राज्यसभा ही बना पाएगा, और कोई नहीं बनाएगा। और इतना ही, मेन दो इसका इम्पोर्टेंट। ठीक है, आईएफएस को जान जाइए, ये आपको इंडियन फॉरेन सेवा नहीं है, ये फॉरेस्ट सेवा है। ठीक है, जैसे ज्यादातर लोग समझते हैं आईएफएस का अर्थ हो गया इंडियन फॉरेन सेवा। फॉरेन सेवा नहीं है, ये फॉरेस्ट सेवा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ये आपको राज्यसभा के बारे में पता चला। राज्यसभा का कार्य, अध्यक्ष कौन होते हैं। लोकसभा के बारे में हमने जाना कि लोकसभा का क्या कार्य, अध्यक्ष है, अध्यक्ष को क्या पावर है, राज्यसभा को क्या पावर है। अब आते हैं विधान परिषद के बारे में। तो विधान परिषद सभी राज्यों में तो नहीं है, किन किन राज्यों में मैंने आपको बता दिया, टोटल 7 राज्यों में है, आपको पता चल ही गया। इसका एक और क्या है कि क्यों नहीं सभी राज्यों में है, तो क्यों नहीं है, तो उसका रीजन है विधानसभा। अगर विधानसभा चाहे, यानी मुख्यमंत्री चाहे, तो अपने राज्यों में विधान परिषद का निर्माण कर सकते हैं अगर वो चाहें। तो जैसे अभी आंध्र प्रदेश अपना विधानसभा को हटाने जा रहा है, कुछ विवाद चल रहा है जिसे कारण वो हटाएगा, यानी अपना विधानसभा में बहुमत 2/3 बहुमत पारित करते हुए विधानसभा का लोप किया जा सकता है या बनाया जा सकता है, जो फिर आपको लोकसभा में जाकर पारित हो जाएगा साधारण बहुमत से। तो यहाँ पे या तो विधान परिषद का निर्माण हो जाएगा या लोप हो जाएगा उस राज्यों में। यानी विधानसभा में
कोई भी राज्य में विधान परिषद हो या ना हो वो डिपेंड करता है वहां के विधान सभा पे, ठीक है, वो रखना चाहता है या नहीं रखना चाहता है। तो सिर्फ 7 राज्यों में, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं आता। अच्छा, जैसे इसके उपराष्ट्रपति इसके अध्यक्ष होते हैं, तो इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसी में से जो चुने जाते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? अच्छा, इसमें चुनाव किस प्रकार होता है इसको समझिए। जैसे बिहार में है, तो बिहार में विधान परिषद में सदस्यों का चुनाव कैसे होगा? तो 1/3 सदस्य का चुनाव विधानसभा करेगी, ठीक है। इसके जो 1/3 सदस्य का फुलफिल विधानसभा करेगी, प्लस 1/6 सदस्यों का निर्माण करेंगे आपको जो 3 साल में ग्रेजुएशन जो प्राप्त किए हैं वो करेंगे, प्लस 1/6 करेंगे वहां के टीचर, उस राज्यों के टीचर करेंगे, 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 का निर्माण करेंगे आपको राज्यपाल। हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आएगा कि राज्यपाल जिस प्रकार राष्ट्रपति 12 सीट का निर्माण करते हैं, 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं राज्यसभा में, उसी प्रकार राज्यपाल 1/6 यानी उस राज्यों के सीट के अनुसार 1/6 सदस्यों का चुनाव राज्यपाल मनोनीत करते हैं, ठीक है। इसका चुनाव नहीं, ये मनोनीत किया जाता है, राज्यपाल मनोनीत करते हैं। वही कला साहित्य और इसके आधार पे, कला साहित्य के आधार पे। और है क्या कि सहकारिता आंदोलन, सहकारिता आंदोलन के आधार पर भी एक से, जो कि आपको राज्यसभा में इसका वर्णन नहीं है, राज्यसभा में सहकारिता आंदोलन से नहीं चुना जाता है, लेकिन विधान परिषद में सहकारिता आंदोलन से एक सदस्य को, यानी सहकारिता आंदोलन से भी चुनने का है कि सहकारिता आंदोलन से रिलेटेड अगर कोई सदस्य है तो उनका चुनाव कर सकते हैं। प्लस राज्यपाल एक सीट आंग्ल भारतीय समुदाय से, अगर लगता है कि विधानसभा में एक सीट कम है आंग्ल भारतीय समुदाय से, तो एक का चुनाव विधानसभा में कर सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस प्रकार उधर पूछता है कि राष्ट्रपति कितना मनोनीत कर सकते हैं, तो 2 और 12, उसी प्रकार राज्यपाल से भी पूछ देता है कितना मनोनीत करेंगे, तो 1 और 1/6 को करेंगे। अब हम लोग, अब इसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, अब हम लोग आते हैं फिर इस पर, ठीक है ना। मंत्री संसद के लोकसभा को समझ गया, राज्यसभा को समझ गया, कितने सीट है, सीट का सिलेक्शन चुनाव किस प्रकार होता है, उसके बाद उसमें से चुना जाता है एक लोकसभा अध्यक्ष। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो जितने लोग चुने गए हैं, ठीक है, उनमें से जो बड़ा दल होता है, या वो कहा जाए कि जो 50% ज्यादा सीट जो होगी, ठीक है, 50% से ज्यादा सीट जिसको होगी, या खुद एक पार्टी हो या आपस में पार्टी मिलकर समूह बनाकर करें, जो 50% ज्यादा होगी वो उसमें से प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, प्रधानमंत्री चुना जाएगा। जैसे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब है बीजेपी की तरफ से, तो प्रधानमंत्री चुने जाएंगे। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को क्या करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, प्रधानमंत्री की होती है, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की होती है नियुक्ति, चुनाव, मनोनयन। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि नियुक्ति होती है, हमेशा याद रखिएगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा, राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करेगा। इस वर्ड को एकदम माइंड में बैठा लीजिए, ये आपको एग्जाम में, कितने भी एग्जाम में बैठिए, आपको हमेशा 2-3 बार ये क्वेश्चन मिलेगा, डिट्टो मिलेगा। तो ये समझ में आ गया, जो सबसे ज्यादा सीट चुना गया, जो जीते हैं सबसे ज्यादा सीट, वो आपस में एक मंत्री, एक नेता चुनते हैं अपने दल का, वो जो नेता होता है वही बनता है प्रधानमंत्री, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा से ही चुना हुआ हो, वो राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है, लोकसभा का भी चुना हुआ सदस्य हो सकता है, नहीं तो आप भी हो सकते हैं। बस अंतर ये होगा कि बन जाने के बाद जो 50% से प्लस जो समूह बना, वो समूह ने मान लीजिए कि आपको चुना, तो आपको चुनने के बाद आप प्रधानमंत्री बन जाइएगा, आप हो गए उस दल के नेता हो गए, आप प्रधानमंत्री हो जाइएगा। अब कारण होगा क्या कि आपको, चूंकि आप ना राज्यसभा के हैं ना लोकसभा के हैं, तो आपको 6 महीने के अंदर या तो इसका सदस्य बनना होगा, जो ये लोग चुन के बना देगा आपको, नहीं तो लोकसभा का सीट जीतना होगा। यानी इसमें से क्या हो जाएगा, कोई एक आदमी बैठ जाएगा, त्याग पत्र दे देगा, वो सीट खाली हो जाएगी, तो आप क्या कीजिएगा, वहां से इलेक्शन लड़िएगा, लोग वोटिंग करेंगे, तो आप जीत कर आ जाइएगा। नॉर्मली ज्यादातर क्या होता है, जो कभी सदस्य नहीं होते हैं लोकसभा राज्यसभा के, तो राज्यसभा से ही आते हैं, या इधर कहा जाए विधानमंडल में कहा जाए, तो अगर वो सदस्य मुख्यमंत्री बन गए हैं और दोनों के वो सदस्य नहीं है, तो लड़ना उचित नहीं समझते, क्योंकि लड़े हार गए तो फिर नाम भी गया, इसलिए ये लोग चुनकर आ जाते हैं।
तो प्रधानमंत्री को क्या करते हैं, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री की सलाह पे, यह अनुच्छेद हो जाएगा आपको 75, ठीक है ना, अनुच्छेद 75, यानी प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है अनुच्छेद 75 के तहत होती है। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है, तो 75 के तहत। अब आते हैं मंत्री को समझते हैं। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, तो मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। एक कैबिनेट मंत्री होते हैं, एक राज्य मंत्री होते हैं, एक उप मंत्री होते हैं। तो कैबिनेट मंत्री क्या हुए, तो जो अपने विभाग के प्रमुख हुए कैबिनेट मंत्री कहलाएंगे। नॉर्मली समझिए कि बहुत बड़े ओहदा हो गया कैबिनेट मंत्री का, जैसे रेल मंत्री हो गए, रक्षा मंत्री हो गए, या आपको वित्त मंत्री हो गए, वो कैबिनेट स्तर के मंत्री हो गए। राज्य मंत्री भी क्या हो गए, तो राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वतंत्र प्रभार के होते हैं, एक राज्य मंत्री। जो स्वतंत्र प्रभार होंगे वो अपने विभाग के स्वतंत्र होंगे, ठीक है ना। और राज्य मंत्री जो होंगे एक दूसरे होते हैं, या तो कैबिनेट मंत्री के अधीन वो होते हैं। राज्य मंत्री 2 होते हैं, एक स्वतंत्र प्रभार, अगर लिखा रहा है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, यानी वो स्वतंत्र है अपने विभाग के, वो किसी के अधीन नहीं है। और नहीं तो राज्य मंत्री है नॉर्मली, तो वो कैबिनेट मंत्री के हेल्प के लिए है और उसके अधीन रहेंगे। एक होंगे उप मंत्री, तो उप मंत्री कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री के अधीन ही होगा, वो इन लोगों को हेल्प के लिए बनाया जाता है। यानी मंत्री कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के, एक कैबिनेट मंत्री हो गए, एक राज्य मंत्री हो गए, एक उप मंत्री हो गए। अब आइए, इसका चुनाव किस प्रकार होता है, तो इसका चुनाव जो लोकसभा के मेंबर चुने गए हैं, या इसमें राज्यसभा के भी सदस्य से लिया जा सकता है, ठीक है, कोई ऐसी नहीं है कि लोकसभा से ही आएगा। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बोलेंगे कि इनको आप कैबिनेट मंत्री का शपथ दिलाइए। तो कैबिनेट मंत्री का शपथ दिला दिया गया, रक्षा मंत्री इनको बना दीजिए, वित्त मंत्री इनको बना दीजिए। फिर राज्य मंत्री के लिए भी प्रधानमंत्री बोलेंगे कि इनको आप राज्य मंत्री बनाइए या उप मंत्री बनाइए। अब अंतर क्या है, अब आइए, 2 होता है, एक मंत्रिमंडल होता है, एक मंत्री परिषद होता है, ठीक है। उसी प्रकार सेम डिट्टो यहाँ पे भी आ जाएगा, विधानमंडल में भी। इसके अध्यक्ष के बारे में तो पता चल ही गया। अब जो सबसे ज्यादा सीट लाया 50+ जो रहा, 50% से जो प्लस रहा, वो मुख्यमंत्री बने। यानी उसके सदस्य आपस में चुने, जैसे नीतीश कुमार को चुना गया, बोले जदयू और के बीजेपी दोनों मिलकर बनाई, 50+ हो गया, तो वो लोग अपना नेता बनाए नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार बन गए मुख्यमंत्री बिहार के, ठीक है। अब उसी प्रकार समझना है, इनमें भी 3 मंत्री होगा, कैबिनेट मंत्री, फिर मंत्री और उप मंत्री, ठीक है ना, राज्य मंत्री उप मंत्री होगा यहाँ पर भी। अब ये समझना है मंत्रिमंडल मंत्री परिषद यहाँ भी होगा, मंत्रिमंडल मंत्री परिषद यहाँ भी होगा। अब समझना क्या है कि मंत्रिमंडल क्या है, तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री मिलकर जो बनेंगे वो मंत्रिमंडल कहलाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री प्लस कैबिनेट मंत्री मिलकर जो बनेगा वो मंत्रिमंडल कहलाएगा। और प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री जब सब मिल जाएंगे तो वो कहलाएगा मंत्री परिषद, ठीक। उसी प्रकार मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री जो बनेगा वो मंत्रिमंडल कहलाएगा। मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री जितने मंत्री हैं वो सब जब मिलेंगे तो मंत्री परिषद कहलाएंगे, ठीक है। अब इसमें एक चीज और जानना है कि ये कितने हो सकते हैं, तो टोटल सीट के 15% से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, याद रखिएगा। इसमें भी 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। जो सीट है, सीट का 15% से ज्यादा आप मंत्री नहीं बनाते। ऐसा नहीं कि सब जीते या सब मंत्री बन गए, ऐसा नहीं होगा। 15% जो पूछता है कभी कभी कि कितने प्रतिशत होते हैं, ठीक है। अब इसका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, वीवीआई क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि ये मंत्री जो हो गए ये किसके प्रति जवाबदेही होंगे, लोकसभा के। अब आइए, बोलता है कि मंत्री लोकसभा के प्रति जवाबदेही होते हैं। कौन होता है, मंत्री परिषद होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन में आपको फंसाने के लिए मंत्रिमंडल रहता है, पहला ही नंबर ए ऑप्शन रहेगा मंत्रिमंडल का। नॉर्मली लोग मार देते हैं मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल नहीं बल्कि मंत्री परिषद होता है। सभी मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, राज्यसभा भी नहीं, लोकसभा के प्रति क्या होते हैं, जवाबदेही होते हैं, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है, सामूहिक रूप से। अगर पर्सनल बोला जाए, अगर कोई अगर पर्सनल मंत्री किसके प्रति जवाबदेही होंगे, तो राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेही होंगे। कोई पर्सनल व्यक्ति होगा तो राष्ट्रपति के रूप में जवाबदेही होगा, अन्य तो सामूहिक रूप से मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेही होता है, मंत्रिमंडल नहीं याद रखे। उसी प्रकार मिटा दिए मुख्यमंत्री ना, उसी प्रकार मुख्यमंत्री भी, मुख्यमंत्री का जो मंत्री परिषद होगा वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, ठीक है। और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति ये उत्तरदायी होगा।
ये हमने नॉर्मली समझा राज्यसभा को, हमको मुझे लगता है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे जो दूसरा पार्ट होगा उसमें पढ़ेंगे राष्ट्रपति का कार्य और राज्यपाल का कार्य, ठीक है। उसके बाद जो हमारा तीसरा वीडियो होगा वो वीडियो होगा आपको नीति निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार से रिलेटेड होगा। और जो चौथा वीडियो होगा वो होगा अनुच्छेद, इंपोर्टेंट अनुच्छेद कौन कौन सा है जो हमें कंठस्थ रखना चाहिए, वो रखने का किस तरह कंठस्थ, जैसे धन विधेयक को 110 रुपए, उस तरह करके उसका भी कुछ सीक्वेंस बना हुआ है। तो हमको लगता है ये 4-5 वीडियो आई थिंक जाएगा। 4-5 वीडियो कर लेने के बाद 95% मैं बोलता हूँ आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप बैठ जाओ कल के डेट में एग्जाम में, 4 वीडियो देख लो, 1-2 बार रिवाइज कर लो, आप एग्जाम में बैठ जाओ, आपका भारतीय संविधान से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।